तो यहां पर अपन शुरू करते हैं सॉल्यूशन कॉलिगेटिव का PYQs, ठीक है ना। अब पहला जो क्वेश्चन देखो आपके नीट 2017 में आया हुआ, क्या बोलता है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। पहला क्वेश्चन काफी सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एक्चुअली ये मोल कॉन्सेप्ट से उठाया हुआ है। क्या बोलता है ध्यान से देखो जरा बच्चों। देखो अपने को पता है यार कि जो कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के टर्म्स है, क्या है, कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के हमारे पास टर्म्स हैं, उसमें पॉपुलर वाले कौन से हैं हमारे पास, पॉपुलर वाले हैं मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन, ठीक है। आपके पास परसेंटेज वेट, परसेंटेज वॉल्यूम, ऐसे बहुत सारी कुछ चीजें हैं, बट अपन ये तीन जनरली यूज करते हैं, ठीक है। आप फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, बहुत कुछ यूज कर सकते हो, बट अगर आप देखोगे तो ये तीन मेजर है। अब ये तीन में जो फॉर्मूले हैं वो है N/V, ये है N बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि W1, अगर मैं सॉल्यूशन कॉलिगेटिव चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में समझाऊं तो, बिकॉज आपको पता है कि N जो 1 है वो सॉल्वेंट के लिए और 2 वो है सॉल्यूशन के लिए, ये याद है ना सबको। और मोल फ्रैक्शन क्या था, x1 या फिर x2 आप बोल सकते थे, है ना, N1/N1 प्लस N2, इस तरह से ना। यहां पे वो क्या बोल रहा है कि कौन सा वाला टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कौन सा वाला टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो लॉजिकली बताओ इसमें से कौन सा वाला टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली मोलारिटी। व्हाई, बिकॉज वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बोलो हाँ या ना। क्यों, क्योंकि कौन सा लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ, कौन सा, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये चार्ल्स लॉ था ना, 11th में पढ़ा है अपन ने। तो जब वॉल्यूम बदलेगी तो टेम्परेचर, सॉरी, जब टेम्परेचर बदलेगा तो वॉल्यूम भी बदलेगी, और वॉल्यूम बदलेगी तो क्या बदल जाएगा, मोलैरिटी भी बदल जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। सिंपल। ज्यादा एक्यूरेट क्या है, मोलैलिटी ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि ये बदलता नहीं है विद टेम्परेचर, क्योंकि मास में कोई चेंज नहीं आएगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। क्या ये बात समझ में आई, सिंपल आंसर। चलो अगला, नीट 2015 में भी आया हुआ है, और 2011 में नीट नहीं था, बट तभी AIPMT वगैरह होता था, सेम फंडा। चलो क्या बोलता है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट इन अ 1 मोलाल एक्वस सॉल्यूशन। ये सिमिलर क्वेश्चन हमने मास्टर NCERT में भी देखा है, हमने ये एक्चुअली आपकी NCERT में भी ये क्वेश्चन है, और आपके स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन है, वहां पर 2 मोलार दिया हुआ है, बस फर्क वहां पे 2 मोलाल का दिया है, बट ओवरऑल आंसर जो है हमारा वो फंडा सेम आएगा। पहले ये बताओ 1 मोलाल एक्वस सॉल्यूशन को डिफाइन कैसे करोगे, 1 मोलाल एक्वस सॉल्यूशन को आप डिफाइन कैसे करोगे बताओ। तो जब आप बोलोगे कि सर 1 मोलाल बोला है, इसका ये मतलब है कि 1 मोल सोल्यूट है, कितना, 1 मोल सोल्यूट है 1 किलो पानी के अंदर, क्योंकि मोलालिटी इज व्हाट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, बोलो हाँ या ना, मोलालिटी इज पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, है ना, इन 1 kg ऑफ वाटर ना। अपने को मालूम है ना कि 1 kg ऑफ वाटर कितने मोल्स होता है बताओ, 1 kg ऑफ वाटर मतलब कितने मोल्स, 1 kg मतलब 1000 ग्राम बोलूं, है ना, और मोल्स कितने हुए 1000/18, क्यों, पानी का मोलर मास 18, तो आप काउंट करोगे तो 55.55 मोल्स हो जाते हैं। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको ध्यान में रख लेना है, या इन जनरल एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ध्यान में रख लेना है कि 1 किलो पानी मतलब कितने मोल्स पानी बच्चों, 55.55 मोल्स पानी। अब इजी हो गया। अब मुझे बताओ 1 मोल आपके पास सॉल्यूट था, 55.55 मोल आपके पास सॉल्वेंट थे, मतलब N1 आपके पास था 55.55, N2 आपके पास था 1 मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या है, N2/N1 प्लस N2, यस और नो। सो 1/55.5 प्लस 1 यानी कि 56.55, 1/56.55, द आंसर इज व्हाट, क्या आंसर आएगा, ये हमने सिमिलर, एज आई मेंशन्ड, हमने ऑलरेडी सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। आंसर आएगा 0.0177, करके देख सकते हो। अगर आपको अप्रोक्सीमेशन से करने का शौक है तो वो भी कर सकते हो,
अगर आपको अप्रोक्सीमेशन से करना है, आप 100/55 ले लेना, इंटू 10⁻² कर लेना बच्चों। ऊपर 100 कर लो, नीचे राउंड ऑफ करके 55 कर लो। आपको रियलाइज होगा कि अच्छा ये ना, ये रफली अराउंड 55 का 1.7 के आसपास आएगा, 1.7 के आसपास आएगा, इंटू 10⁻², तो 0.017 ये आंसर आ जाता है। करके देख सकते हो, आंसर यही आएगा। ठीक है। कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करनी, प्लीज ध्यान देना, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करनी। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट वन, क्या बोलता है। How many grams of concentrated nitric acid should be used to prepare 250 ml of 2 molar HNO3 where the concentrated acid is 70%? Where the concentrated acid is 70% HNO3. अगेन सेम फंडा, अगर आप देखो मेरे को मोलारिटी दी है क्वेश्चन में, क्या दी है बच्चों? यहां पर देखो मेरे को मोलालिटी दी थी, पहले वाले क्वेश्चन में मेरे को मोलालिटी दी थी, मैंने मोलालिटी से डिफाइन कर दिया था 1 मोलाल। सेम वे यहां पे इस क्वेश्चन में मेरे को क्या दिया है, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, क्या दिया है? 2 मोलार दिया है, देख सकते हो आप क्या दिया है बच्चों? 2 मोलार। तो कैन आई से 2 मोलार मतलब 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यस और नो? 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना? या इन जनरल में बोलूं तो मैं बोलूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। करेक्ट। जनरल फॉर्मूला क्या है मेरा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आप बोलोगे सही है। तो फिर से देख लो आप, मोलारिटी का फॉर्मूला ध्यान से देखो, मैं बहुत बेसिक से आपको समझा रहा हूं। मोलारिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यह है ना फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला आप लोग को वैसे रटा हुआ होना चाहिए, बहुत बार लिखवा चुका हूं थियरी में भी, और इसके पहले भी हमने डिस्कस किया ही। अब मुझे बताओ कि अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स लिखना चाहूं, ध्यान से देखना, तो मैं ऐसे बोल दूं कि मोलारिटी की वैल्यू यहां पर मेरे को दी है कितनी? 2। क्वेश्चन को पढ़ो, मेरे को मोलारिटी की वैल्यू कितनी दी है? 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N2 क्या रहेगा? W2/M2 रहेगा, बोलो हाँ या ना? नंबर ऑफ मोल्स, व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? गिवन मास अपॉन मोलर मास, यस। तो W2/M2 ऐसे लिख दूं, आप बोलोगे ठीक है भाई W2/M2 लिख दो, ओके, इनटू 1 अपॉन, है ना, ये नंबर ऑफ मोल्स, इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 250 ml है, लेकिन मेरे को लीटर में चाहिए, मतलब 250 अपॉन 1000, बराबर है? 1000 ऊपर चला जाएगा, ये ऐसा। मुझे बताओ, मुझे गिवन मास कितना दिया है? गिवन मास मुझे कितना दिया हुआ है? %70 ऑफ HNO3 दिया है ना गिवन मास, यस। तो दैट इज 70/100, है ना? तो मास ऑफ एसिड विल बी 75। तो ये ओवरऑल मेरे को यहां पर मिल जाएगा, एक मिनट ना, मोलर मास ऑफ एसिड तो मुझे पता ही है कितना होता है। HNO3 का मोलर मास कैलकुलेट कर लोगे, कितना आएगा वैल्यू? 63। करके देख लो, HNO3 इसका 1, इसका 14 और इसका 48, टोटल आता है 63। करके देख लो, ठीक है। तो बस वेट आपको मिल गया, 2 × 63 अपॉन 2 × 63 अपॉन 1000 × 250, ये आपका वेट बनेगा। तो ये हो जाएगा 4 ×
ये हो जाएगा 2 ज़ा 63/2, ये हो जाएगा 63/2। ये आपका गिवन मास है, ये है आपका गिवन मास, और इसका आपको 70% चाहिए। इसका आपको 70% चाहिए क्योंकि वो आपको 70% कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में दिया हुआ है। नहीं सॉरी, 63/2 इज द मास दैट दे हैव गिवन यू ऑफ द सॉल्यूशन ना। यस, 63/2 is obtained from whatever mass of acid was original, उसका 70% करने पे 63/2 आता है। अच्छा, ये मास आपको मिला, फाइनली मिला कितना, 63/2, यानी कि 31.5 होता है। ये एक्चुअली गिवन मास का 70% था। ये एक्चुअल गिवन मास का क्या था, 70% था। तो मास ऑफ एसिड विल बी 63/2 इंटू 100 अपॉन 70, ये आपका आंसर आएगा। तो ये हो गया 0 0 कट, 630 अपॉन 14, है ना। और ये आना चाहिए आपका 14 2 ज़ा 28, 4 ज़ा 56, तो 40 और ये 45, ये आ जाएगा 45 ग्राम, यानी कि ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। 45 ग्राम इज ऑप्शन सी। ठीक है, ध्यान से देख लेना, ये लास्ट वाला पार्ट जो है, जो भी आपका ओरिजिनल मास था उसका 70% इज व्हाट यू हैव गॉट। क्यों ऐसा लिखा मैंने, क्योंकि सॉल्यूशन वाज 70% कॉन्सेंट्रेटेड। तो 45 ग्राम, दैट इज ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। चलो अगला डायरेक्ट आंसर है, ये डायरेक्ट फैक्चुअल है। इसमें से कौन सा वाला ऑटोमोबाइल रेडिएटर में एंटी फ्रीज एजेंट, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, बहुत कोल्ड जगहों पर एंटी फ्रीज एजेंट का काम कौन करता है, कौन सा करता है भाई, इथिलीन ग्लाइकॉल। ये ऑलरेडी बोल चुका हूं बच्चों, फैक्चुअल है। इथिलीन ग्लाइकॉल जो है उसको कैसे यूज करते हैं अपन, एंटी फ्रीज एजेंट की तरह यूज करते हैं, ताकि गाड़ी के रेडिएटर में जो पानी है वो फ्रीज ना हो जाए। तो आंसर है इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला आई होप सबको मालूम है, क्या है फॉर्मूला, इट्स अ विसिनल डायोल, CH2OH CH2OH। यस, इथिलीन ग्लाइकॉल इज विसिनल डायोल। विसिनल मतलब बाजू बाजू के कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगे, उसको विसिनल बोलते हैं, एडजेसेंट, राइट। उसका ऑपोजिट क्या होता है, विसिनल का ऑपोजिट जेमाइनल, जिसमें सेम कार्बन पे लगे होते हैं। ठीक है, अगला, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज 98%, ऑफ कोर्स 98% इज दी व्हाट यू से प्योर सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से आप मैक्सिमम वहां तक ही बना सकते हो। वो बोल रहा है इतना तुम्हारे पास 98% सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, ठीक है, इसकी डेंसिटी दी है। मैंने डेंसिटी के बारे में क्या बताया आप लोग को बच्चों, पहले में हिंट दिया हुआ है। डेंसिटी दी रहेगी तो या तो मास को वॉल्यूम या वॉल्यूम को मास कन्वर्जन वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है। और परसेंटेज दिया तो मैंने क्या हिंट दिया था, याद करो, हमेशा आप 100 ग्राम कंसिडर करोगे। एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड 98% है, तो पहला अजम्पशन आपका यह है कि इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन 98 ग्राम आपका सल्फ्यूरिक एसिड है और 2 ग्राम आपका वाटर है। क्या ये अजम्पशन करेक्ट है, क्योंकि 98% मेरे को दिया हुआ है। समझो कि ये 100 ग्राम सॉल्यूशन है, ये मेरे को गिवन मास हो गया, मोलर मास हो गया, ठीक है, एकदम सिंपल। दूसरी चीज अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मेरे को क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। अब यहां पर मैंने अज्यूम किया 100 ग्राम मास, ध्यान से देखना, मैंने अज्यूम क्या किया, 100 ग्राम मास मैंने अज्यूम किया।
क्या डेंसिटी मुझे दी हुई है क्वेश्चन में? तो मुझे पता है डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या रहेगी? मास अपॉन डेंसिटी रहेगी। बोलो हाँ या ना। तो इसीलिए मैं ऐसा बोलूंगा मास अपॉन डेंसिटी, which means 100 अपॉन 1.8 ग्राम पर लीटर। 100 ग्राम सॉल्यूशन मैंने माना था और 1.8 उसकी डेंसिटी थी। यहां तक क्लियर है? तो ये मेरे को मिला 55.55 ml। अभी आप नोट करेंगे तो थोड़ी देर पहले एक जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि 1000/18 इज 55.55। तो बस वही तो किया, 100/1.8। देखो दोनों का एक एक डेसिमल ही शिफ्ट किया ना, तो आंसर तो सेम ही रहेगा 55.55। ये क्या है? 55.55 ml मिला मेरे को, इतना वॉल्यूम है। ये मेरे पास कितना है? ओरिजिनल वॉल्यूम मेरे पास सॉल्यूशन का है। ये मेरे पास सॉल्यूशन का ओरिजिनल वॉल्यूम मिल गया। ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन का ओरिजिनल वॉल्यूम। तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी होगी बताओ? बोलोगे सर मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये तो इजी है। मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन रहेगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम। अभी कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट है भाई? तो 98 ग्राम, मतलब कि ये 1 मोल है। H2SO4 का 1 मोल 98 ग्राम होता है। कैलकुलेशन करके देख लो। हाइड्रोजन 1 है, सल्फर 32 है, ऑक्सीजन 16 है। तो ऐसे बोलूं कि 1 मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ये कितने में है? ये हम लोगों को ml में मिला है। 55.55 ml में मिला है। लीटर में चाहिए मतलब डिवाइड बाय 1000। 1000 ऊपर चला जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये आंसर आ जाएगा आपका 18.02 मोलार। कितना आ जाएगा? 18.02 मोलार। करके देख लो अगेन। 18 मोलार भी बोल देते तो भी बहुत होता। ठीक है ना? अगेन इसमें कैलकुलेशन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर 100 अपॉन 1.8 55.55 है तो 1000 अपॉन 55 भी वापस 18 ही आएगा। सवाल ही नहीं। अब बस इजी हो गया। अब तुमको क्या चाहिए बताओ मुझे? क्वेश्चन को पढ़ो फिर से। तुमको बताना है 0.1 मोलार सॉल्यूशन का 1 लीटर। तो तुमको ओरिजिनल सॉल्यूशन के लिए मुझे बताओ, ओरिजिनल सॉल्यूशन के लिए तुमको वॉल्यूम नंबर, इनिशियल वॉल्यूम तुमको मिली 55.55 इंटू 10⁻³ लीटर। क्योंकि ml में था तो मैंने लीटर में लिखा है, समझो बात को। मोलारिटी इनिशियली कितनी थी? 18 मोलार। अब वो तुमको बोल रहा है वॉल्यूम 2 यानी कि सेकेंड सॉल्यूशन तुमको 1 लीटर का बनाना है, और उसकी मोलारिटी कितनी चाहिए बताओ जरा? इस तरह से है ना, मतलब कि इनिशियल वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, ऐसा चाहिए। सॉरी, वो ये पूछ रहा है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। वो बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक, मतलब ये ओरिजिनल मोलारिटी थी, ठीक है। फाइनल में तुमको इतना लीटर, इतने मोलार का सॉल्यूशन बनाना है, तो इसकी ओरिजिनल वाले की कितनी वॉल्यूम खर्च हुई, ये उसका क्वेश्चन है। पढ़ो फिर से। वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलार सॉल्यूशन। बात समझ में आई? यस, 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलार सॉल्यूशन। तो अपने को पता है कि भाई फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला सबसे इजी वाला फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं 1000 बार। जब भी मोलारिटी और वॉल्यूम दी रहेगी, क्या है? m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो ये आएगा m2v2 अपॉन m1। चलो आंसर आ गया। क्या आएगा आंसर बताओ जल्दी जल्दी? m2 इज 0.1, वॉल्यूम इज 1 लीटर अपॉन 18। तो 0.1 अपॉन 18, यानी कि अगर 1 अपॉन 18 होता तो 0.1
0.055 होता 0.0055 लीटर, यानी कि 5.5 ml सॉल्यूशन। ये आपका आंसर आ गया 5.55 ml सॉल्यूशन, यानी कि ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ध्यान से देख लो, सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने यूज किया बच्चों, दैट इज m1v1 इज इक्वल टू m2v2। अजम्पशंस क्या क्या थे फिर से देख लेना। अजम्पशन ये था सबसे पहला कि 100 ग्राम मास है। कहां से आया अजम्पशन? क्योंकि परसेंटेज में एक्सप्रेस किया है। डेंसिटी दिया है तो मैंने वॉल्यूम निकाल लिया। वॉल्यूम से मैंने क्या किया? ओरिजिनल सॉल्यूशन की मोलारिटी निकाल ली, बस मेरा काम हो गया। ओरिजिनल सॉल्यूशन की मोलारिटी, फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम और मोलारिटी दोनों दिया है। m1v1 इज इक्वल टू m2v2 से मैंने ओरिजिनल सॉल्यूशन की कितनी वॉल्यूम यूज हुई ये निकाल लिया। क्या ये बात समझ में आई? अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि, या आप लोग ये सोच रहे होंगे हो सकता है कि सर यहां तो ऑलरेडी वॉल्यूम मिल गई थी ना ओरिजिनल सॉल्यूशन की, और वो वही तो बोल रहा है कि भाई तुम्हारे पास ओरिजिनली कितना था सॉल्यूशन? 55.55 ml था। उसमें से, ध्यान से सुनना, उसमें से यहां इस कॉम्बिनेशन पे पहुंचने के लिए कितना यूज हुआ? बात समझ में आई? सेंटेंस को समझो मैं क्या बोल रहा हूं, बोलो हाँ या ना। क्या बोल रहा हूं कि तुम्हारे पास ओरिजिनली इतना सॉल्यूशन अवेलेबल था, उसमें से तुमने कितना यूज किया सो दैट ये वाला सॉल्यूशन तैयार हो जाए। क्या ये बात अभी एकदम से क्रिस्टल क्लियर हुई बच्चों? ये वो पूछ रहा है। क्वेश्चन अच्छा है, बहुत ट्रिकी तरीके से उसने फ्रेम किया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये वाला 6 वाला रिपीट हुआ है, देख लो 6 वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आंसर क्या आएगा? 0.0, हमने ऑलरेडी किया, 0.0177 आना चाहिए, बट इसको उन्होंने राउंड ऑफ करके आपको ऑप्शन में क्या दे दिया है, तो आंसर आपको आंख बंद करके आ जाएगा 0.018, सेम एज क्वेश्चन 2, बेसिकली 0.018 ये आंसर आ गया। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट वन फटाफट। 2.5 लीटर ऑफ 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद अनदर 3 लीटर ऑफ 0.5। एकदम इजी क्वेश्चन। क्या दिया है तुमको? क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर आ जाएगा, स्ट्राइक हो जाएगा तुरंत जैसे ही m1v1 इज इक्वल टू m2v2। समझ रहे हो? इतने लीटर इतना मोलार, इतने लीटर इतना मोलार, और फाइनल सॉल्यूशन तुमको चाहिए। फाइनल सॉल्यूशन, जब भी तुमको फाइनल रिजल्टेंट पूछे तो कैसे करोगे? mv इज इक्वल टू m1v1 इज इक्वल प्लस m2v2। समझ रहे हो? ये करना है। फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम v है, उसकी मोलारिटी ढूंढने को बोला है तुमको। तो कितना वॉल्यूम है देखो, तो आप बोलोगे सर इसका 2.5 लीटर और इसका 3 लीटर मिला के कितना हुआ बच्चों? 5.5 लीटर हो गया। बोलो हाँ या ना, है ना? और m तुमको ढूंढना है। ओरिजिनल वाले का कितना था? तो आप बोलोगे सर 1 मोलार इंटू 2.5। सेकेंड वाले का कितना था? तो आप बोलोगे सर 0.5 मोलार इंटू 3। तो m की वैल्यू आ जाएगी, मतलब मजाक क्वेश्चन है ये, बताओ 2.5 प्लस 3 इंटू 0.5 इज व्हाट? 1.5 अपॉन 5.5। अग्रीड? आंसर क्या है बच्चों? 4/5.5। दैट इज आंसर विल बी ऑप्शन, कितना आएगा? 4/5.5। आंसर आता है 0.73 मोलार, यानी कि ऑप्शन सी अगेन इज योर आंसर। चेक कर लो, 4 डिवाइड बाय 5.5। आंसर आप कैलकुलेशन कर सकते हो इजीली। जिनको ये कैलकुलेशन भी नहीं आता तो फिर बहुत डेंजरस है भाई। 40/55 ऐसा भी कर सकते थे, या फिर 5 8 जा और 5 11 जा, 8/11 इतना तो कर ही पाओगे। 8/11 वाला फंडा इतना तो कर लेना चाहिए आपको। चलो अगला सवाल। हाउ मेनी ग्राम ऑफ डाइबेसिक एसिड? डाइबेसिक एसिड का एग्जांपल दो। तो डाइबेसिक एसिड का एग्जांपल H2SO4 है। जैसे कि जिसमें से 2 H+ मिलता है वो डाइबेसिक एसिड है ना, यानी कि H2SO4 इज योर एग्जांपल। ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट, जैसे मैंने H2SO4 एग्जांपल दिया, यहां पे वो ऐसा डाइबेसिक एसिड मांग रहा है जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 200 है। ठीक है ना? ओके, अब वो बोल रहा है कि इसका हाउ मेनी ग्राम होना चाहिए इस एसिड का इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन टू बी एबल टू गिव यू अ स्ट्रेंथ ऑफ 0.1 नॉर्मल
0.1 नॉर्मल, नॉट मोलार, 0.1 नॉर्मल। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मेलिटी क्या होती है? जैसे मोलारिटी होती है वैसे नॉर्मेलिटी भी होती है। मोलारिटी में नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, यहां पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूमरेटर में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम तुमको दी है क्वेश्चन में, हाँ कितनी? 100 ml दी हुई है ना। सिर्फ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने हैं बस। और इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला तो सबसे सिंपल फॉर्मूला है, क्या है? मोलार मास अपॉन एन फैक्टर। व्हाट इज द एन फैक्टर हियर? 2। कैसे पता? क्योंकि डाई बेसिक एसिड दिया है, इसका मतलब एन फैक्टर इज 2। अगर ट्राई बेसिक दिया होता तो एन फैक्टर की वैल्यू क्या होती? 3। अगर मोनो बेसिक दिया होता तो एन फैक्टर की वैल्यू क्या होती? 1। बेसिकली नंबर ऑफ H प्लस, बेसिकली नंबर ऑफ H प्लस, दैट इज योर एन फैक्टर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 100। इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 100। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हो? जैसे नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। क्या बात है, एकदम सिंपल। देखो इजी। अब बोलोगे सर ये बहुत लॉजिकल है यार। वैसे नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन पहले आते थे, अब नहीं आते। आप देखोगे तो ये भी 99 का क्वेश्चन, बहुत सालों पुराना, 20-22 साल पुराना क्वेश्चन है, अब नहीं आते उतने। चलो आंसर आपके आगे। चलो क्या आएगा मुझे बताओ। नॉर्मेलिटी तुमको दी है क्वेश्चन में कितनी? 0.1 नॉर्मल, ये दिया हुआ है। नॉर्मेलिटी दी है 0.1 नॉर्मल। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमको ढूंढना है, गिवन मास हमको ढूंढना है। मोलर मास हमने, सॉरी इक्विवेलेंट मास हमने निकाल लिया, कितना? 100। वॉल्यूम हमको दी हुई है कितनी? 100 ml। तो उसको 100 ml को 0.1 लीटर लिख दो। 100 ml को 0.1 लीटर लिख देता हूं। तो लीटर में लिख दिया, तो W2 हो जाएगा 0.1 इंटू 100 इंटू 0.1। कितना आ जाएगा? 100 इंटू 10⁻², यानी कि 1 ग्राम। आंसर आएगा अगेन ऑप्शन सी। क्या ये बात समझ में आई? इजी है? बोलो हाँ या ना। चारों ऑप्शंस ग्राम में है तो कोई कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं, आपको कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है किलोग्राम में। ठीक है, अगला, what is the molarity of H2SO4 that has a density of 1.84 at 35 contains 98% by weight? Easy, बहुत इजी। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। अपने को 98% दिया है, मतलब हम लोग अज्यूम करेंगे इन 100 ग्राम। रिपीट, H2SO4 कितना है? 98 ग्राम। और पानी कितना है? 2 ग्राम। इस 98 ग्राम को 1 मोल भी बोल सकता हूं। अब बोलो यार सर ये तो बार बार रिपीट हो रहा है यार, सेम तो है। ठीक है, मोलारिटी ढूंढनी है। मोलारिटी ढूंढनी है मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ढूंढना है। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ढूंढ लेना है। तो मुझे बताओ वॉल्यूम क्या बोलूंगा मैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। मास मैंने अज्यूम किया 100 ग्राम, डेंसिटी मेरे को दी है 1.84 ग्राम पर सीसी, यानी कि ग्राम पर एमएल, ग्राम पर एमएल। तो ये आ जाएगा मेरा, कितना आएगा बच्चों? ये आ जाएगा 54 पॉइंट, कितना आएगा काउंट करो, 54.35 ml आ जाएगा। ध्यान से देखना, ये मेरे को ml में दिया हुआ है, गड़बड़ नहीं करना। जिनको अभी भी नहीं समझ रहा उनके लिए बता दूं, ये ग्राम पर ml है, ml ऊपर गया, देखो ml ऊपर आया, ठीक है ना। आप बोलोगे ग्राम पर ml, हाँ, क्योंकि ग्राम पर cc, cc इज व्हाट, सेंटीमीटर क्यूब इज 1 मिलीलीटर। इतना बेसिक तो आना चाहिए आपको। 1 cm क्यूब इज 1 ml, ये तो पता है ना सबको। आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है ये? यस, 1 cm क्यूब इज 1 ml, पता होना चाहिए। ठीक है, ये ऑलरेडी 1000 बार बता चुका हूं मैं। ठीक है, ना ना बोल के भी वापस रिपीट तो कर ही देता हूं। नहीं बताऊंगा करके फिर बताता हूं।
तो इतने ml आपके पास सॉल्यूशन है, बस आंसर आ गया। मोलारिटी कितनी है भाई? मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। क्या है नंबर ऑफ मोल्स? कितने मोल है मेरे पास H2SO4 के? 1 मोल है। टोटल वॉल्यूम इन लीटर चाहिए, टोटल वॉल्यूम इन लीटर चाहिए, मतलब कि अपॉन 1000, तो इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 54.35। क्या ये बात भेजे में गई? तो 18.4 मोलार आ जाएगा। अगर 1000 अपॉन 55.55 होता तो मैं 18 लिखता, ऑप्शन बी लिखता मेरा आंसर। सही है, यहां पे कैलकुलेशन को ध्यान से करना, इसमें गड़बड़ नहीं करना बच्चों। आंसर आएगा ऑप्शन ए 18.4। आई होप ये क्लियर है। कॉन्सेंट्रेशन यूनिट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, वापस से ये रिपीट हो गया। कौन सा इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है? मोलालिटी। पहले क्वेश्चन में बता दिया, फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया, मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि मोलालिटी जो है वो आपकी मास के ऊपर डिपेंड कर रही है। कहां गया देखो, यस, मोलालिटी जो है वो आपके मास पे डिपेंड कर रही है, और मास जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से नहीं बदलता। ऐसा तो आप नहीं बोलते ना कि सर मेरा वेट है ना सर्दियों में 70 kg और गर्मियों में 80 kg, ऐसा तो नहीं बोलते। टेम्परेचर के हिसाब से आपका मास नहीं बदलता ना, तो भाई तो सीधी बात है यार, वॉल्यूम बदलेगी, मास नहीं बदलेगा। तो इसलिए मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड इज मोर एक्यूरेट ऑल्सो। ठीक है ना बच्चों। अगला सवाल, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल शुड बी एडेड टू वाटर टू प्रिपेयर 150 ml ऑफ 2 मोलार सॉल्यूशन? इजी क्वेश्चन। 150 ml ऑफ 2 मोलार, क्या करेंगे? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। 2 मोलार, एक मिनट ना, 2 मोलार मतलब कैसे करना है इसको? 2 मोलार मतलब कि आप M1V1 यहां पे नहीं कर सकते क्योंकि वॉल्यूम नहीं, आपको मास पूछा है ना। M1V1 इज इक्वल टू M2V2 आप तब करते जब आपको वॉल्यूम पूछी होती। यहां पे उन्होंने क्या पूछ लिया है? मास, और डेंसिटी भी दी नहीं है, डेंसिटी भी दी नहीं है कि आप कन्वर्ट कर लो। तो यहां पर दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है? जो सिंपल डेफिनेशन है, मोलारिटी। तो मुझे बताओ 2 मोलार सॉल्यूशन मतलब 2 मोल्स इन 1 लीटर, बरोबर है? 2 मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 2 मोल्स अपॉन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। आप बोलोगे ठीक है, तो मेरे को उसने बोला मेरे को 2 मोलार ये चाहिए, ठीक है। और अगर मैं जनरलाइज डेफिनेशन आपको ये लिखूं इक्वेशन, तो मोलारिटी इज N/V एंड N इज गिवन मास अपॉन मोलार मास बाय V। बस आंसर आ गया। मुझे उसने 2 मोलार दिया है, गिवन मास मेरे को ढूंढने का है। मोलार मास CH3OH निकालो, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 यानी कि 32, ये रहा मोलार मास। वॉल्यूम मेरे को दिया 150 ml, लेकिन मेरे को किस में चाहिए? लीटर में चाहिए। आंसर आ गया। तो W क्या आएगा? 2 इंटू 32 है ना, ये 1000 ऊपर चला जाएगा, ओके, इंटू 150 and the whole thing will be divided by 1000. easy peasy एकदम। कितना आएगा? 2 इंटू 32 बाय 100 यानी कि 64 ना, 2 इंटू 32 अपॉन 100, ये भी कर लो ना, 5 3 15 और 5 20 100, 2 1 2 10 तो 32 इंटू 3 यानी कि 96 अपॉन 10
यानी कि 9.6 ग्राम। 9.6 ग्राम है क्या ऑप्शन में? हाउ मेनी ग्राम, यानी कि 9.6, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्या बात समझ में आया? एकदम इजी। चलो, वेपर प्रेशर। नाउ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, 2019 नीट का क्वेश्चन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से 2019 नीट का क्वेश्चन। राउल्ट्स लॉ सबको याद है आई होप। क्या बोलता है राउल्ट्स लॉ? इन वाटर सैचुरेटेड एयर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इज 0.02, टोटल प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड एयर इज 1.2 atm, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर इज। तो यार देखो फंडा ये है बहुत सिंपल। ये बोलता है यार वाटर वेपर का जो भी तुम्हारा मोल क्या बोलते हैं प्रेशर रहेगा वो टोटल प्रेशर का 0.02% रहेगा। बात को समझो, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझो। वाटर वेपर का जो प्रेशर है, देखो वाटर वेपर का कंट्रीब्यूशन कितना है पानी में, सॉरी इस हवा में, पहले ये बताओ। क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोलता है वो? इन सैचुरेटेड एयर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इज 0.02। समझे बात को? वाटर वेपर का मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.02। और इस हवा में टोटल प्रेशर कितना है? 1.2 atm। समझ पा रहे हो? मींस वो बोल रहा है आपको टोटल प्रेशर पूरे एयर का, पूरे मिक्सचर का 1.2 atm है। उसमें से कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर वेपर कितना है बताओ? कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर वेपर कितना है बच्चों, बता सकते हो? कितना है? 0.02 है ना ऑफ, हाँ, कि मतलब समझे 1.2 में से उसका 0.02 टाइम्स इतना कंट्रीब्यूशन पानी का, इसका है, वाटर वेपर का है। फिर से समझो आप बात को। ये मेरे पास पूरी हवा है, ठीक है, इसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, इसका टोटल प्रेशर 1.2 atm है। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स का कितना कंट्रीब्यूशन है उसमें? 0.024। तो बचा हुआ किसका है? बचा हुआ ड्राई एयर का है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर टोटल 1.2 में से इतना वाटर वेपर का है तो बचा हुआ ड्राई एयर का है। क्या ये बात समझ में आ गई? एकदम इजी। रिमेनिंग इज ऑफ ड्राई एयर। तो कितना है ड्राई एयर का? क्वेश्चन को पढ़ो ना, वही तो वो पूछ रहा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर इज, तुम वाटर वेपर का कंट्रीब्यूशन निकाल दो, जो बचा वो ड्राई एयर है। तो कितना आएगा बताओ जरा? 1.2 माइनस 0.024, तो आंसर आ जाएगा 1.176 atm, यानी कि आंसर आएगा ऑप्शन सी। बोलो हाँ या ना? इजी, समझ में आ रही बात ये सबको? ओके, अगला देखते हैं। क्या बोलता है? पीए और पीबी है, ठीक है, प्योर लिक्विड, प्योर वॉटएवर। इफ एक्स ए रिप्रेजेंट्स द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। कितना इजी है ये क्वेश्चन यार, ये मजाक क्वेश्चन है यार। क्या बोलता है? टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी टोटल क्या है? पी टोटल इज पी ए प्लस पी बी। व्हाट इज पी ए? इट इज पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए, बरोबर, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। बोलो हाँ या ना? पी बी इज वॉट? पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी, अगेन अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। आप बोलोगे हाँ सही है, बट वी नो दैट xa plus xb is equal to 1 ऑलवेज। तो कोई भी एक जगह पे आप क्या करो? सब्सटीट्यूट कर दो। समझो आप xa को 1 माइनस xb लिख दो, या वाई से वर्सा। तो मैं ऐसे बोल दूं कि xb विल बिकम 1 माइनस xa। आप बोलोगे ठीक है। तो मेरा पी टोटल क्या हो गया? अभी मेरा पी टोटल हो गया पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू 1 माइनस एक्स ए। बच्चों क्या ये बात सही है ना?
ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो पी नॉट ऑफ ए एक्स ए प्लस पी नॉट ऑफ बी माइनस पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स ए, अग्रीड। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, पी नॉट ऑफ बी प्लस, ये दोनों वैल्यूज को ध्यान से देखो, ये दोनों वैल्यूज को ध्यान से देखो, क्या इसमें एक्स ए कॉमन आया और पी नॉट ऑफ ए माइनस पी नॉट ऑफ बी। सिर्फ मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आपको आंसर बता दिया, बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी आंसर है। क्या आएगा आंसर, ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन डी, देख लो, ये आपका आंसर ऑप्शन डी जो है, ध्यान से देख लो, वो मैच हो रहा है। क्या मैंने कुछ बहुत रॉकेट साइंस कुछ किया, नहीं, आई न्यू टू बेसिक थिंग्स फ्रॉम राउल्स लॉ, वन वॉज दिस, वन वॉज दिस, मैंने दोनों को सिर्फ लेके क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया और ब्रैकेट ओपन कर दिया। क्या ये बात समझ में आई बच्चों, बढ़िया। अगला क्वेश्चन 14 क्या बोलता है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन आर 200 एंड 41.5 mm रिस्पेक्टिवली, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर एक सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है, कितना कितना ग्राम लिया दोनों का, 25.5 और 40, ये भी फाइन, ओके। तो इसका जो सॉल्यूशन का टोटल मतलब कॉम्बिनेशन बनाया उन्होंने, उसका टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, ऐसा वो पूछ रहे हैं, ऐसा वो पूछ रहे हैं कि टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा। तो जरा दिमाग लगाना, जरा दिमाग लगाना। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसी का सेम टू सेम फंडा लगेगा, वो मुझे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ रहा है, मतलब मुझे पी टोटल पूछ रहा है, यस और नो। मैं अगर मान लूं, मैं तुमको ऐसा बोल दूं कि भाई ए जो है उसको मैं CHCl3 मान लेता हूं, किसको मान लेता हूं, ए क्लोरोफॉर्म को, बी मैं मान लेता हूं CH2Cl2 यानी मिथिलीन डाइक्लोराइड को मान लेता हूं, तो क्या ये अब मेरे लिए बहुत ही इजी इक्वेशन हो गया, बोलो हाँ या ना। पी टोटल विल बी पी ए प्लस पी बी। बच्चों क्या तुमको पूरे के पूरे आंसर दिए, मतलब पूरा का पूरा सारा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडीमेड, पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए राउल्स लॉ प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी, बोलो हाँ या ना। क्या तुम्हारे पास एक्स ए और एक्स बी कैलकुलेट करने के लिए ये है फंडा, यस। फिर से क्वेश्चन को पढ़ना, फिर से क्वेश्चन को पढ़ना। क्या उसने आप लोगों को ओरिजिनल वेपर प्रेशर दिया है, पी ए और पी ए नॉट और पी बी नॉट प्योर फॉर्म में दिया हुआ है, हाँ। इसका कितना दिया है 200, इसका कितना दिया है 41.5, आप बोलोगे सही है। क्या आपको यह पता है कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो आप बोलोगे हाँ ऑब्वियसली हमको पता है यार मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। कैसे निकालेंगे आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यस। यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मैं पूरा डिटेल में फॉर्मूला के साथ लिख रहा हूं, कोई भी टीचर नहीं लिख के देगा, देख लो, बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं अपन, ये तो आपको फटक से आना चाहिए ना। क्या आएगा बताओ जल्दी जल्दी, क्या हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने आएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। कितना मास यूज किया है क्लोरोफॉर्म का बच्चों, 25.5। कितना मास यूज किया है इसका, 40। दोनों का मोलर मास आपको दिया है, बोलो यस और नो। क्या आपको आंसर आ जाएगा, सिर्फ बात कैलकुलेशन की है और कुछ नहीं। देखो मेरे पास इसका गिवन मास है कितना, किसका, अपना क्या नाम है, क्लोरोफॉर्म का मेरे को दिया है उसने 25.5 अपॉन, और उसका मोलर मास है 119.5 अपॉन, मैं इसको अलग से कैलकुलेट कर लूं ताकि ज्यादा आसान हो जाए, अलग से कर लेता हूं। Na क्या आएगा 25.5 अपॉन 119.5, ठीक है। और NB मेरा कितना आ रहा है 40 अपॉन 85। कितनी आ रही है वैल्यू, जल्दी बताओ, देखो
ये वैल्यू आ जाएगी आपकी मोल्स, आ जाएगी 0.21 मोल्स, है ना, ये आ जाएगी 0.21 मोल्स। कल कैलकुलेशन करके देख सकते हो आप, 0.21 मोल्स। 25/120 कर लो तो भी समझ में आ जाएगा, 25/120 कर लोगे ना तो 0.21 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 0.47 मोल्स। कैलकुलेशन थोड़ी घटिया है, अगेन आप देख सकते हो, थोड़ा ये पुराना क्वेश्चन है, 2012 में आया था। आजकल अगर आप ऑनेस्टली बोलो तो इतने कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस नहीं आते ऑफ लेट, कोई भी नीट के रिसेंट पेपर में, अगर लास्ट 4-5 साल के पेपर में देखोगे तो राउंडेड ऑफ कैलकुलेशंस आते हैं। उनको भी पता है आपके पास कैलसी वगैरह नहीं है या लॉग टेबल नहीं है वहां पे, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशंस के लिए इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो डायरेक्ट राउंडेड ऑफ वैल्यूज देंगे। खैर NaN भी मिल गया, चलो आंसर आ गया, क्या आएगा 200 अपॉन 0.21 अपॉन 21 और 47 कितना होएगा 0.68 होएगा, बरोबर है। 21 और ये यहां पर मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, 200 इंटू 0.21 बाय 0.68 प्लस 41 इंटू 0.47 बाय 0.68, तो इक्वल टू आ जाएगा, ये आ जाएगा ओवरऑल 200 इंटू 0.31 प्लस 41.5 इंटू करके देख लो 47 और 68, ये आ जाएगा 0.69, सो दैट विल बी 2 3 6 62 प्लस ये आ जाएगा 28.6, 62 प्लस 28.6 यानी कि 90.6 mm ऑफ Hg। है ऐसा कोई ऑप्शन 90.6? चलो देखें, है 90.6? नहीं है? ओके, अपना आंसर इसमें मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, पिछले क्वेश्चन में जो पी टोटल का अपने को फॉर्मूला मिला था ना, उसके हिसाब से करके देखते हैं। ये फॉर्मूला मिला था अपने को पिछले क्वेश्चन में पी टोटल का, पी नॉट ऑफ बी कितना दिया है इस क्वेश्चन में 200 दिया है, ठीक है, और एक्स ऑफ ए मैंने निकाला है ओके 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 यस। ये आंसर आपका मैच नहीं होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर है, क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर है। ये रहा, ये जो है ये वैल्यू 415 होनी चाहिए, ये 41.5 दिख रही है आपको स्क्रीन पे, ये वैल्यू 415 होनी चाहिए, तब जाके आपका आंसर मैच होगा। करके देख लो, मतलब ये अपना कैलकुलेशन परफेक्ट है, अपना कैलकुलेशन के हिसाब से नन ऑफ द अबव आंसर आना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा जो चारों ऑप्शन है ना, जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से अपना कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है, कहीं पे कोई गलती नहीं है, 90.6 ही आता है। आप कैसे भी कोई भी तरीके से कैलकुलेशन करके देख लो, ठीक है, अपना आंसर एकदम परफेक्ट है। पर मैं आपको बता देता हूं कि उनकी इंटेंशन क्या थी। उनकी इंटेंशन थी ये कि आपको पी टोटल जो है वो ऐसे कैलकुलेट करना है, और उन्होंने मिस्टेक कहां पे की मैं आपको बता दूं। अपने को ओरिजिनल 200 ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसमें करके देख लो। चलो, ओरिजिनल इसका पीबी का 200 दिया था अपने को, देखो इसका डाइक्लोरोमीथेन का चेक करो, क्वेश्चन को देख रहे हो आप सामने, है ना। और क्लोरोफॉर्म का जो है ना अपने को 415 देना चाहिए था। कितना देना चाहिए था? 415। तो ये 0.69 इंटू 415 माइनस 200 ऐसा आता था, और ये कैलकुलेशन आप करते तो आपका आंसर 347 आता, जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है। अगर आप इंटरनेट पे कभी भी चेक करोगे, गूगल वगैरह पे चेक करोगे, तो उन्होंने कैलकुलेशन आपको ये वैल्यू 415 लेके सॉल्व करके दी होगी, वैसे चेक कर लेना, ठीक है। अपना आंसर जो वैल्यूज दी हुई है उसके हिसाब से परफेक्ट है, अपना आंसर आ रहा है नन ऑफ दी अबव, यानी कि इन चारों में से कोई भी नहीं है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन ही गलत हो गया था उनका। आई होप ये क्लियर हुआ सब लोग को मैंने क्या बोला।
बच्चों समझ आई बात? अपन ने कैलकुलेशन सही किया, बिल्कुल कहीं पे कोई टेंशन मत लो, कोई डाउट मत रखो। अपना जो फॉर्मूला है वो एकदम परफेक्ट है, अपना कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है, ठीक है। जस्ट दैट उनकी प्रिंटिंग एरर हुई है क्वेश्चन में। ओके चलो, देन यू हैव, और जो मैंने आपको बता भी दिया कि अगर आप चेंजेस करके देख लोगे तो आपका आंसर सी, ऑप्शन सी से मैच हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोलता है। 1:4 मोल रेशियो ऑफ पेंटेन टू हेक्सेन का सॉल्यूशन है। इनके वेपर प्रेशर्स जो हैं वो प्योर हाइड्रोकार्बन्स के कितने हैं, 440 और 120, और मोल फ्रैक्शन पेंटेन का कितना है, मोल फ्रैक्शन कितना है। अगेन फंडा वही है, देखो यार कि आपको जैसे वो एयर और अभी ड्राई एयर और वाटर वेपर वाला किया था ना, कि यार जो भी टोटल प्रेशर है उसमें पेंटेन का कंट्रीब्यूशन कितना है वो उसके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। समझे बात को? जो भी ओवरऑल ये है क्या बोलते हैं सॉल्यूशन है, उसमें पेंटेन का जो भी कंट्रीब्यूशन है, जो भी मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, वो ही उसका डिसाइड करेगा पार्शियल प्रेशर कितना है। जैसे कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि प्रेशर ऑफ, सॉरी जस्ट आई थिंक यू कैन सी बैटरी प्रॉब्लम, एक मिनट, जस्ट वन सेकंड प्लीज होल्ड, या ओके नाउ ध्यान दो। चलो देखते हैं, मैं ऐसे कहूं कि प्रेशर ऑफ पेंटेन विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इनटू टोटल प्रेशर। क्या ये बात से आप एग्री करते हो? जिनको नहीं समझा वो ये वाला क्वेश्चन रेफर करो। देखो मैंने क्या किया था, ये ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर वेपर कितना था, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल, यस और नो, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल। वैसे मैंने किया कि कंट्रीब्यूशन ऑफ पेंटेन तुम्हारा मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल है। आप बोलोगे ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ पेंटेन मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल है, मान लिया भाई। अब ये बताओ कि टोटल 1:4 मोल रेशियो है, मतलब पेंटेन और हेक्सेन का मोल रेशियो 1:4 है। इसका ऐसे मतलब बोल दूं कि एक्स ऑफ पेंटेन, ध्यान से सुनना, पेंटेन टू हेक्सेन ना, एक्स ऑफ पेंटेन आउट ऑफ 5 मोल ये 1 मोल है, और एक्स ऑफ हेक्सेन आउट ऑफ 5 मोल ये 4 मोल है। कैसे पता मुझे? 1:4 मोल रेशियो है, मतलब टोटल मोल्स कितने हैं, 5, उसमें से पेंटेन 1 है और हेक्सेन 4 है। क्या ये बात समझ में आई? टोटल मोल है 5, पेंटेन 1 है, हेक्सेन 4 है। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। परफेक्ट, आप बोलोगे ठीक है। तो मुझे x मिल गया, मेरे पास P0 तो ऑलरेडी है, मेरे पास P0 तो ऑलरेडी है। कैसे? मेरे को दिया हुआ है क्वेश्चन में P0 दोनों का, मेरे को दोनों का x भी मिल गया। तो क्या मैं आपको प्रेशर ऑफ पेंटेन बता सकता हूं? क्या मैं आपको प्रेशर ऑफ पेंटेन बता सकता हूं? आप बोलोगे हाँ ऑब्वियसली, यस, व्हाई नॉट। देखो फॉर्मूला सेम, P टोटल इज, मैं अगर पेंटेन को A मान लू, हेक्सेन को B मान लू, पेंटेन को A और हेक्सेन को B मान लेता हूं, P टोटल इज PA बाय PB। सेम फॉर्मूला रिपीट हो रहा है बार बार, इसमें कोई आपको कोई टेंशन या कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? ये वाला फॉर्मूला देखो रिपीट हो रहा है एकदम से। और आप ये नोटिस करोगे कि नीट के इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है सब में लगभग आपको यही वाला फॉर्मूला रिपीट कर करके यूज करना है। तो ये फॉर्मूला एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो आपका काम हो जाएगा। चलो वैल्यूज दी हुई है, अब बोलोगे हाँ ऑब्वियसली वैल्यूज दी हुई है सर, जैसे कि 440 इंटू 1/5 प्लस 120 इंटू 4/5, अग्रीड। तो ये आ जाएगा 440 इंटू 1/5 यानी कि 88, और 120 इंटू 4/5 यानी कि 96। तो टोटल विल बी 184
mm of Hg। ये तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारा आ गया P टोटल। ये मिल गया तुमको, P टोटल मिल गया? अरे बोलो हाँ या ना। प्रेशर ऑफ पेंटेन कितना था तुम्हारा? प्रेशर ऑफ पेंटेन था ये, प्रेशर ऑफ पेंटेन था ये Pa। तो मैं ऐसे बोल दूं अभी 88 इज, ध्यान से सुनो, 88 इज x ऑफ पेंटेन, 88 इज x ऑफ पेंटेन यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इनटू टोटल प्रेशर दैट वाज 184। आंसर आ जाएगा x ऑफ पेंटेन का, बोलो यस और नो। इट विल बी 88 अपॉन 184 बच्चों, सो दैट विल बी 44 अपॉन 92, that will be 22 upon 46, that will be 11 upon 23, 11 upon 23 will be 0.478, 0.478 यानी कि ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। डिड यू ऑल गेट दिस? फिर से समझो, मैंने दो ही फॉर्मूला बेसिक यूज किए। कौन से? एक कि भाई इंडिविजुअल गैस का मेरे को अगर कंट्रीब्यूशन चाहिए तो वो उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर है, दैट इज वन। सेकंड, मैंने टोटल प्रेशर की वैल्यू निकाल ली, वो यहां पे मेरे को सब्स्टिट्यूट करनी थी। ये मैंने इजीली कैलकुलेट कर लिया इस फॉर्मूला से, ये मैंने यहां से कैलकुलेट किया और मेरे को एक्स की वैल्यू मिल गई। बोलो हाँ या ना। बात समझ में आई? कैलकुलेशन समझ में आ गया? इजी कैलकुलेशन है। 11/23 आपको चाहिए तो कैलसी से भी एक बार कंफर्म करके देख लेना। मैं रफली मतलब अपने दिमाग से ऐसे ही कर रहा हूँ। हाँ 0.4782 आता है एग्जैक्ट, मैंने कैलसी से भी कंफर्म कर लिया 0.4782। ठीक है। हाँ 23 का 5 टाइम्स 115 होता है, इसलिए तो 5 टाइम्स नहीं जाएगा तो 4 टाइम्स जाएगा, मैंने ऐसे किया। ठीक है ना। कुछ लोगों को मेरी कैलकुलेशन समझती नहीं क्योंकि मैं हिंदी में कैलकुलेशन करता हूं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही है बच्चों। चलो वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स P एंड Q 60 एंड 80, सेम लॉजिक, फिर से घूम फिर के सेम टू सेम क्वेश्चन और सेम टू सेम लॉजिक। क्या आएगा ये तो तुम लोग आंख बंद करके बता दो, इसके लिए तो फॉर्मूला पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं और मैं मेहनत नहीं करूंगा। ये वाला पार्ट सेम है ना, दो लिक्विड्स हैं, A और B की जगह पे उन्होंने क्या दिया है? P और Q दे दिया है ना। बाकी फंडा तो सेम है। क्या उन्होंने सारी वैल्यूज दी हुई है आपको? क्वेश्चन को पढ़ो, है ना। ये मतलब बच्चे इतने में ही कंफ्यूज होने लग जाते हैं, P और Q, A और B। अरे क्या मतलब, सीरियसली। ये देखो ये कर लिया, वो यही तो पूछ रहा है भाई, टोटल वेपर प्रेशर क्या है, टोटल वेपर प्रेशर कितना है। अच्छा मुझे बताओ 3 मोल P और 2 मोल Q मतलब टोटल कितने बच्चों? 5 मोल है। टोटल कितने? 5 मोल है। P का ओरिजिनल कितना था? 80। P का मोल फ्रैक्शन कितना है? 3/5। टोटल 5 है, उसमें से 3 P था, समझे? 3/5। और ये कितना आएगा? 60 इंटू 2/5। एक नंबर, वेरी गुड, जोरदार। क्या आएगा वैल्यू? 48 है ना। 8 5 48, यस 48 प्लस 24 6, हाँ 120 डिवाइड बाई 5, 48 प्लस 24 कितना आता है? 72 आता है मेरे हिसाब से, एक बार चेक कर लेना। यस 72, दैट इज ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। 72 टॉर, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू भी टॉर में दी थी तो इसलिए ये वैल्यू भी टॉर में आ गई। चलो, मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डिविएशन, नीट 2020 का क्वेश्चन बच्चों, पिछले साल का क्वेश्चन। यस डायरेक्ट है ये, मैंने आपको एनसीईआरटी में बताया हुआ। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में से डायरेक्ट उठा के पूछा है और इसको स्टार मार्क कर लेना, बहुत बार आता है ये, कई बार आता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी में से उठा के पूछा। ठीक है, क्या है आंसर? जो पॉजिटिव डिविएशन दिखाए ऐसा एग्जांपल डायरेक्टली इथेनॉल प्लस एसीटोन। कौन सा है? इथेनॉल प्लस एसीटोन का जो मिक्सचर है वो क्या दिखाता है? पॉजिटिव डिविएशन दिखाता है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। मतलब राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता वो क्या दिखाता है? राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डिविएशन दिखाता है।
आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट एग्जांपल दिए हैं आइडियल, पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन के। ये वाला जो है ये आइडियल का एग्जांपल है, बेंजीन और टोलुइन किसका है, आइडियल का एग्जांपल है। और बाय द वे जस्ट आपको बता दूं कि ये सेम क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में भी आया हुआ है एज इट इज विद ऑलमोस्ट द सेम ऑप्शंस। ठीक है, रिसेंटली आपके जेईई मेंस में भी आया है, नीट में भी आया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, दैट इज इथेनॉल प्लस एसीटोन। चलो देखो 18th, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, ये एकदम बढ़िया क्वेश्चन, अगेन नीट 2019। ये सारे जो 20 और 19 एकदम रिसेंट क्वेश्चन है, मस्त मस्त ताजे क्वेश्चन। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, ये भी जेईई मेंस में भी आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है रिसेंटली। आइडियल सॉल्यूशन में ये होता है बच्चों कि ना ही कोई हीट लॉस होना चाहिए, ना ही कोई वॉल्यूम लॉस होना चाहिए। ध्यान से सुनना, नो हीट लॉस, नो हीट लॉस, नो वॉल्यूम चेंज, इसी को हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या था, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल। तो मुझे बताओ, हीट लॉस नहीं है मतलब डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज जीरो, बोलो हाँ या ना, नो एंथैल्पी चेंज, और नो वॉल्यूम चेंज का मतलब डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो जीरो। क्या ये बात समझ में आई? तो इसमें से कौन सा वाला वैलिड है मुझे बताओ। ऑप्शंस को ध्यान से देखो, आपको रियलाइज होगा। वॉल्यूम के बारे में तो उन्होंने दिया ही नहीं है, कुछ बच्चे ये वाला देख के कंफ्यूज हो होंगे, ध्यान से देखना, नॉट जीरो दिया है, नॉट जीरो नहीं चाहिए अपने को चाहिए एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो, मतलब कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये समझा? यस। 19th वाला अगेन अजियोट्रोपिक, ओनली गिवन इन एनसीईआरटी डायरेक्टली, स्टेट बुक में इसका नामो निशान भी नहीं है अजियोट्रोप्स का। ठीक है, अजियोट्रोप्स डायरेक्टली गिवन इन एनसीईआरटी। क्या होते हैं अजियोट्रोप्स? ये वो होते हैं जिनका आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके सेपरेशन नहीं कर सकते हो आफ्टर अ सर्टेन एक्सटेंट। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लो कि आप HNO3 को पानी से सेपरेट करने की कोशिश करो, किसको? नाइट्रिक एसिड और पानी को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब कि आपको ये भी प्योर चाहिए और ये भी प्योर चाहिए, ऐसा। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में जब आप मिक्सचर बना देते हो तो 68% प्योरिटी से ज्यादा आप इसका सेपरेशन नहीं कर सकते। ये फंडा है, इसको बोलते हैं अजियोट्रोप मिक्सचर। क्या बोलते हैं? अजियोट्रोप मिक्सचर। ठीक है, एनसीईआरटी में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं दिया है, छोटा सा एक पैराग्राफ है, 2 एग्जांपल है। ठीक है, 2 एग्जांपल कौन से हैं? एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का है और एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का है। ध्यान से सुनना, क्या है? एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। ठीक है ना? तो अजियोट्रोप में ऐसे आप लिख के रखो, एक मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रोप है, ठीक है, और एक मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रोप है, मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से उसको क्लासिफाई किया गया। मैक्सिमम बॉइलिंग वाले का डायरेक्ट एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड दिया हुआ है, जो मैंने अभी आपको बताया, H2O प्लस HNO3। इसका 68% से ज्यादा बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप प्योरिटी के लिए सेपरेशन नहीं कर सकते हो। ये भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ठीक है, इसलिए पी ब्लॉक चैप्टर में भी हम लोग नाइट्रिक एसिड 68% ही बनाते हैं। ओके, देन यू हैव 20। ठीक है, क्या बोलता है वो? ये नीट 2019 अगेन, which of the following statements is correct regarding a solution of 2 components A and B that show positive deviation from ideal behavior? देखो यार, ऐसा है कि एक सॉल्वेंट था एक लिक्विड था A, दूसरा लिक्विड था B। तो A के मॉलिक्यूल A से इंटरैक्ट करेंगे, B के मॉलिक्यूल B से इंटरैक्ट करेंगे, और A के मॉलिक्यूल भी B से इंटरैक्ट करेंगे। ये 3 टाइप के इंटरेक्शन होंगे, पहले ये बात समझो। क्या समझे आप? A का आपस में इंटरेक्शन होगा, B का आपस में इंटरेक्शन होगा, और AB का आपस में इंटरेक्शन होगा। बोलो हाँ या ना? यस। अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है पॉजिटिव डिविएशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है बच्चों? क्वेश्चन में दिखा रहा है पॉजिटिव डिविएशन दिखा रहा है। अगर पॉजिटिव डिविएशन दिखा रहा है, ध्यान से सुनना,
अगर पॉजिटिव डिविएशन दिखा रहा है तो ए और बी दूर दूर है या नजदीक है? ध्यान से सुनना, ए और बी एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर रहेंगे या नजदीक रहेंगे? थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर ए और बी थोड़ा दूर है, ए और बी ऐसे है, तो क्या होगा? ए और बी दोनों वेपराइज जल्दी होंगे क्योंकि एक दूसरे को उन्होंने पकड़ के नहीं रखा है। थोड़ा दिमाग लगा लो, समझे कि नहीं समझे? अगर ए और बी ने एक दूसरे को पकड़ के नहीं रखा तो वो आसानी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके उड़ जाएंगे। क्या ये बात से आप एग्री करते हो? यस। तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि अगर ए और बी थोड़े दूर दूर हैं, यानी कि इनका इंटरेक्शन ओरिजिनल वाले मॉलिक्यूल से थोड़ा कम है। देखो ये नजदीक है, ये नजदीक है एक दूसरे से, ए और बी से, तो पॉजिटिव डिविएशन दिखेगा। क्या ये बात समझ में आई? और यहीं पे अगर ए और बी एकदम चिपक के रहते थे, एकदम ऐसे चिपक के रहते थे, तो क्या दिखता आपको? क्योंकि एक दूसरे को पकड़ के रखते तो वो वेपराइज नहीं होते, तो वेपर प्रेशर में पॉजिटिव डिविएशन नहीं दिखता। क्या दिखता? जो एक्सपेक्ट किया था उससे भी कम चेंज, यानी कि नेगेटिव डिविएशन। क्या ये बात भेजे में गई? अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। पॉजिटिव डिविएशन में क्या दिखना चाहिए? करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस between AA and BB are stronger than those between AB। क्या ये बात सही है? हाँ, मतलब AB की फोर्स कम है क्योंकि दूर है, AA और BB की खुद की जो फोर्सेस है वो अच्छी है। तो आंसर ऑप्शन ए सही है, एकदम सही है ना। अच्छा, बी बकवास है, क्यों? बी डेल्टा एच 0 तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए था, तो वह डिविएशन क्यों दिखाएगा? तो बी तो बकवास है। सी भाई वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग 0 किसके लिए था? आइडियल के लिए था। और डी जो है वो तो उल्टा है। नहीं, डी भी आइडियल के लिए। ये जो है ना, ये तीनों, ये किसके लिए है? आइडियल के लिए। आइडियल में सबके फोर्सेस भी इक्वल होते हैं, राइट? तो आंसर आया ऑप्शन ए। चलो यहां तक कंप्लीट कर लेते हैं।